नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे भीष्म साहनी की लिखी कहानी खिलौने। तो ये कहानी शुरू करते हैं। यार, मुझे बीबी का हाथ बटाना मंजूर है, लेकिन ये हाथ बटाना नहीं है। जिसे मैं हाथ बटाना नहीं कहता और जिसे मैं हाथ बटाना कहता हूँ, वो मेरी बीबी को मंजूर नहीं। उस वक्त रसोई घर में खड़ा प्याज छील रहा था और उसकी पत्नी उसी के बगल में खड़ी दाल में करछुल चला रही थी। हाथ बटाने का मतलब है किचन का काम बांट लिया जाए। कुछ काम वो करे, कुछ काम मैं करूं और चुपचाप दोनों अपना अपना काम करते रहे। भाभी क्या कहती है? मैंने पूछा। वो चाहती है किचन में वो हुक्म चलाए और मैं हुक्म बजा लाऊं। वो कहे आलू छील दे तो मैं आलू छीलने लगूं। वो कहे चिमटा पकड़ा और मैं भागकर चिमटा लाऊं। ये मुझे मंजूर नहीं। इस पर उसकी पत्नी कपड़े से हाथ पोंछते हुए हंसकर बोली, काम तो सारा मुझे ही करना पड़ता है। जो बांट दो तो भी और नहीं तो भी। ये भुलक्कड़ आदमी है, करते कम है, बिगाड़ते जाता है। और जो कहो वही कर दे, ये तो बड़ी बात है। लो सुनो, देख लिया, ये हमें हाथ बटाने का इनाम मिल रहा है। इस पर वो हंसते हुए पति का ढांढस बंधाने लगी। नाराज हो गए। बात बात पर तो मुंह ऐसे फुला लेते हैं। फिर पुचकारती हुई सी बोली, नहीं जी, इनकी बड़ी मदद है। ये ना हो तो कुछ भी ना कर सकूं। बस यही मुझे मंजूर नहीं। दिलीप बोला, सारा काम भी करो और फिर भी ये कहे कि केवल मदद कर रहा हूँ। घर चलाती तो स्त्रियां ही हैं। तुम भले कितना काम करो, होगी तो आखिर मदद ही। मैंने चुटकी ली और दिलीप के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम्हारी पोजीशन यही रहेगी मिस्टर। प्याज छीलना रसोई बनाना नहीं है और तुम सदा प्याज ही छीलते रहोगे। घर में लगभग आधे घंटे से बिजली बंद थी और एक मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में वे दोनों रसोई बना रहे थे। मेरी पत्नी और मैं दहलीज के बाहर खड़े उनके साथ हंस बतिया रहे थे। तुम जॉर्जी बाहर जाकर बैठो, इन्हें भी बैठाओ। दिलीप की पत्नी उसके हाथ से चाकू लेते हुए बोली, मैं सब देख लूंगी, अब थोड़ा सा ही तो काम रह गया है। मेरे पीछे इस बात की भी होड़ लगी रहती है कि काम का क्रेडिट किसे मिलेगा और किसे नहीं। अब अगर मैं प्याज छीलना छोड़ दूँ तो इस सारे काम का क्रेडिट खुद ले जाएगी। कहेगी सारा खाना तो मैंने बनाया है। हमारे यहाँ भी यही हाल है। मैंने जोड़ा, औरतें रसोई घर में अपनी हुकूमत बनाए रखना चाहती हैं। पति सारा काम करता भी रहे, फिर भी कहेंगी थोड़ी बहुत मदद करता है। पर इस बगल में खड़ी मेरी पत्नी झट से बोल उठी, तुम करते ही क्या हो? घर में सारा वक्त अखबार पढ़ते रहते हो, यहाँ भाई साहब मदद तो करते हैं। फिर कहिए भाभी जी। दिलीप झाँक उठा, मैं तो चपातियाँ भी सेकने लगा हूँ, हो तो आज बना कर खिला दो। बहुत डिंग नहीं मारो जी, दिलीप की पत्नी बोली, आटा गूंद लो, ये भी बड़ी बात है। चपाती बनाते हैं, लकड़ी की लकड़ी दोनों तरफ से जली हुई। मुझे लगा दिलीप की पत्नी सचमुच खिंची हुई थी। दोनों हंसी मसी में ही थोड़ा तुनुकने लगे थे। मुझे डर था हमारे सामने उनके बीच झगड़ा न होने लगे। मियाँ बीबी के बीच झगड़ा होते देर ही क्या लगती है। ऊपर से गर्मी का दिन था और बड़ी देर से बिजली बंद थी। आग के सामने खड़ी वीणा की बुरी हालत हो रही थी। मकान मालिक ने आधी ईंट की दीवार खींचकर खुली छत के कोने में रसोई घर बना दिया था और ऊपर टीन की छत डाल दी थी। दिन को भी झुलसो, रात को भी झुलसो। चलो बाहर बैठो। स्थिति को बिगड़ता देख दिलीप को बाहर ले आया। बाहर दोनों आकर बैठ गए। मैं वीणा की मदद करूंगी, मेरी पत्नी ने कहा और रसोई के अंदर घुस गई। दिलीप और मैं बाहर आ गए। रसोई घर के बाहर खुली छत पर आकर बड़ी राहत मिली। तारों के बीच हल्की हल्की हवा बह रही थी। यूं उसे छत का नाम देना छतों का अपमान करना था।
जिस ऊंची दीवार के साथ सटकर बने तथाकथित रसोई घर में से हम निकल कर आए थे, उसी भीमकाय दीवार के सामने छत के दूसरे सिरे पर हम खाटों पर बैठ गए थे। यहाँ पर भी पीछे साथ वाले घर की दीवार थी जो 4.5 मंजिल था। इस तरह दिलीप के घर की छत दो ऊंची दीवारों के बीच फंसी थी, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ कुछ खुलेपन का भान जरूर होता था। यहाँ तो खूब मजा है, मैंने कहा। कम से कम हवा तो बह रही है और ऊपर तारे जगमगा रहे हैं। इस पर दिलीप हंस दिया। इस वक्त बिजली बंद है इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है। बिजली आ जाने तो फिर देखना। फिर क्या होगा? फिर होगा यह कि सामने सड़क की बिजलियां भी जग जाएंगी और सड़क के पीछे ऊंचाई पर सिनेमा घर है। उसकी चौंधियाती रोशनी आंखों पर पड़ने लगेगी और वो रोशनी रात भर आंखों पर पड़ती रहती है। अगर इस ऊंची दीवार की तरफ मुँह करके लेटो तो डर लगता है, बिना तो रात भर करवटें बदलती रहती है। दिलीप अपना पसीना पोंछते हुए बोला, माफ़ करना यार, तुम पहुंच गए और हमारे यहाँ भी खाना भी तैयार नहीं हुआ। फिर अपनी सफाई देते हुए बोला, दिल्ली में रहने का एक टंटा थोड़ी ही है। एक छोटी सी चूक हो जाए तो सारा काम चौपट हो जाता है। वरना कभी ऐसा भी हुआ है कि मेहमान घर पर आए और अभी हम प्याज ही छील रहे हों। हम तुम्हारे मेहमान तो है नहीं, तुम चिंता क्यों करते हो? बस 10:30 बजे की बस पकड़वा देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो बस निकल गई तो ज़रूर मुसीबत आएगी, लेकिन अभी बहुत वक्त है, चिंता की कोई बात नहीं। एक छोटी सी चूक वहीं हो जाती तो सब काम इन समय पर हो जाता। पर क्या कहूँ, मैं फंस गया। क्या हुआ? आज मैं दफ्तर से निकला तो पूरे 4:30 बज रहे थे। रोज़ मेरा यही नियम होता है, 4:30 बजे दफ्तर से निकलता हूँ, 4:40 की मुझे बस मिल जाती है। वही दफ्तर के नज़दीक से ही चलती है। बस पकड़ने में देरी हो जाए तो सब बंटाधार हो जाता है और मैं टोकता हुआ हाँफता हुआ घर पहुँचता हूँ। आज वही हुआ। दफ्तर के दरवाजे में से निकला तो तिलक राज मिल गया। इन दफ्तर के सामने से जा रहा था और मुझसे नहीं रहा गया। मैंने उसे आवाज़ दे दी। अब ये तो नहीं हो सकता कि दोस्त सामने से जा रहा और मैं मुंह फेर लूँ। पहले ही यहाँ किसी के घर आना जाना नहीं हो पाता। मुझे किसी ने कहा था कि तिलक राज बीमार रह चुका है। मैंने सोचा चलते चलते ही बीमार पुर्जी भी हो जाएगी और मिलने का गिला भी खत्म हो जाएगा। पर ज्यों ही उसे बुलाया कि मेरा माथा ठनका। मन ने कहा, भूल कर बैठे हो, आज का दिन किसी से मिलने का नहीं है। घर पर मेहमान आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी घर पहुंचो। पर अब क्या हो सकता है? दफ्तर से निकलो तो कोई दोस्त यार सामने नहीं होना चाहिए। सीधा आंखें बंद करके बस स्टॉप की ओर बढ़ जाना चाहिए। न दाएं देखना चाहिए न बाएं। पर मैं ये सब जानते समझते उसे आवाज़ दे बैठा था। फिर भी उस हड़बड़ी में मैंने सोचा तिलक राज से हाथ मिलाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। पर उस पट्टे से मिलते ही छाती से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। वो पहले भी जैसे भरा बैठा था। उसकी छाती से लगाने की देर थी कि मेरा दिल भी भर आया। मैंने मन में कहा, ऐसी की तैसी, बस की नहीं हुआ तो स्कूटर कर लूँगा। बरसों बाद तिलक राज मिल रहा है, इसे यहाँ छोड़ दूँ और बस पर जा चढ़ूँ। तिलक राज तो जैसे तरसा बैठा था। पता चला इस बीच उसकी बीवी चल बसी थी और उसका मुझे पता ही नहीं था। अब मैं क्या कहूँ? मैं तिलक राज का मुंह देख रहा था और वो मेरे सामने रोई जा रहा था और उधर बस निकली जा रही थी। यहाँ बरसों बीत जाते हैं, किसी से मेल मुलाकात नहीं होती और जब मिलते हैं तो जिंदगी एक और करवट ले चुकी होती है। पिछली बार तिलक राज मिला था तो उसके घर में दूसरी बेटी हुई थी। अब जो मिला तो बीबी को मरे 4 महीने बीत चुके थे। सच पूछो तो अब मैं किसी परिचित से मिलने से भी घबराता हूँ। आँख चुरा कर निकल जाना चाहता हूँ। लगता है मिलूँगा तो एक और फर्ज का बोझ सिर पर चढ़ जाएगा, मन को कचोटने लगेगा। उनके सामने खड़े रहते भी मेरे मन में एक बार झंझावत सा विचार आता है, अभी भी वक्त है, निकल चलो, बस पकड़ लोगे।
ऐसी भी क्या मारा मारी थी यार। मैंने कहा हम घर के आदमी ही तो हैं, देर हो गई तो क्या हुआ। मैं तुम्हारा कहाँ सोच रहा था, मैं पप्पू का सोच रहा था। पप्पू से स्कूल से लौट कर सड़क पर इधर उधर डोलता रहता है। वीणा को तो घर पहुँचते पहुँचते 6 बज जाते हैं। फिर क्या, मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा जल्द हाजिर होऊंगा तिलक राज। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था तुम जा रहे हो। उसने जैसे सकते में आते हुए पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके इतने दुख को सुनकर भी मैं इतनी रुखाई से पेश आऊँगा। बस मैं ठिस हो गया और उसके पास खड़ा रहा। तभी इन समय पे बस निकल गई। तुम बेकार की चिंता करते रहते हो, देर सवेर तो हो जाती है। पप्पू कहाँ है? कुछ बिजली बंद होने के कारण और कुछ की दिलीप की बातों में मैं बच्चे को पूछना भूल ही गया था। हम लोग बच्चे के लिए एक खिलौना खरीद कर लाए थे और चाहते थे उसे दे दे, लेकिन बच्चे को घर में न देखकर हम खिलौने को ही भूल गए थे। हम साहब के घर में हैं, हमें देर हो जाए तो वहाँ चला जाता है। अभी खाना तैयार हो जाएगा तो उसे बुला लाऊंगा। रसोई घर में से दाल छौंकने की आवाज़ आई। साथ ही दिलीप की पत्नी वीणा किचन के दरवाजे में से खड़ी खड़ी बोली, मैं सोचती हूँ जी तुम तंदूर से जाकर रोटियां लगवा लो, देर बहुत हो रही है। घर पर रोटियां सेकने में और देर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद दोनों स्त्रियां रसोई घर में से बतियाती हुई निकली। वीणा कह रही थी, आज दाल छौंकी है, यूँ तो मैं अलग से छौंकती भी नहीं, इतना ठंडा कौन करे। मैं तो दाल चूल्हे पर चढ़ाती हूँ तो प्याज को कुतर कर साथ में डाल देती हूँ। अदरक टमाटर जो भी डालना हो सभी कुछ एक साथ डालकर कुकर बंद कर देती हूँ। अब अलग से छौंकने बैठो, इतना वक्त किसके पास है। औरतें चहक सकती हैं, मर्द लोग सारा वक्त छींकते झुझलाते रहते हैं। राजनीति की बातें करेंगे, सियासतदानों की को बुरा भला कहेंगे। उनकी नज़रों में सभी कुछ गर्द में जा रहा होता है। स्त्रियां छोटी छोटी चीज़ों से ही सुख के कारण बीन लेती हैं। रसोई की चर्चा छेड़ेंगी तो बच्चे की बातें ले बैठेंगी, बच्चों की छेड़ेंगी तो साड़ियों की चर्चा शुरू कर देंगी। अकेली साड़ियों की चर्चा घंटों तक चलती रहती है। और फिर निंदा प्रशंसा और किस्से और गपशप औरतें खुश रहना जानती हैं। बाहर आई तो वीणा अपने पति की ओर देखकर बोली, हाय जी, आप तो पप्पू को भूल ही गए, उसे लाओगे नहीं? भूलूंगा क्यों, मैंने सोचा तुम रसोई कर लो तो उसे ले आऊँगा। देर हो गई तो वो सो नहीं जाएगा। वीणा चुप होकर बोली, दिन भर का भूखा बैठा है। यूं भी हमसाए के घर अपने बच्चों को रोज रोज कौन छोड़ता है। उनके घर बैठकर टेलीविज़न ही देखता है और क्या करता है, चुपचाप बैठा होगा। तुमने उसे ऐसा सिखा रखा है कि कोई लाख बार भी कुछ खाने को कहे तो नहीं खाता, पानी तक तो पीता नहीं। दिलीप उठ खड़ा हुआ, लाओ कटोरा दे दो, रोटियां भी लेता आऊँगा और पप्पू को भी ले जाऊँगा। जब दिलीप सीढ़ियों की ओर जाने लगा तो वीणा बोली, अगर सो गया हो तो उसे जगाना नहीं, अब बहुत देर हो गई है। मैं सोचे उसे थोड़ा सा दूध पिला दूंगी, कटोरी भर दूध घर में रखा है। दिलीप सीढ़ियाँ उतर गया तो वीणा सुनाने लगी, एक बार इसी तरह हम लोग घर देर से पहुँचे। स्कूल की बस जहाँ पप्पू को उतारती है उधर पास ही में एक दुकान है, पेरिस हाउस। मैंने पप्पू को समझा रखा है कि अगर पापा को देर हो जाए तो दुकान के चबूतरे पे बैठ जाया करे। मजाल है जो 1 इंच भी इधर उधर हो जाए। उस रोज़ हम 4 घंटे देर से पहुँचे। साए उधर आए थे और बत्तियाँ जल चुकी थी। वे दिल में घबराए कि पप्पू न जाने कहाँ होगा, पर मैं इनसे कहूँ, जी मैं अपने बच्चे को जानती हूँ, कहीं नहीं जाएगा। पप्पू सचमुच वहीं खड़ा था, बुद्ध का बुद्ध, भूखा प्यासा दुकान के चबूतरे पर खड़ा था। बल्कि हमसे दुकानदार कहने लगा, जी आपका बेटा तो सच्चा योगी है। मैंने शीतल पेय की बोतल दी, इसने छुई तक नहीं। सारी दोपहर सामने बच्चे खेलते रहे, ये उन्हें चबूतरे पर खड़ा देखता रहा, उनके नज़दीक तक नहीं गया। भूख प्यास लगे तो क्या करता है, मैंने पूछा। मैं इसे सुबह शाम सब कुछ दे देती हूँ, 3 सैंडविच और 1 केला।
पानी की बोतल अलग से देती हूँ तो सैंडविच स्कूल में खा लेता है। एक सैंडविच और केला रख छोड़ता है, वो स्कूल से लौटकर खाता है। पानी भी नहीं पीता। जो पानी मैं देती हूँ वही पीता है। मैंने इसे सिखा दिया है बाहर से कुछ भी लेकर ना खाए और ना किसी के साथ जाए। सचमुच योगी है, इतना तो सिखाना ही पड़ता है। इसके बिना चारा भी तो नहीं। आपकी बेटी भी अभी छोटी है, जब स्कूल जाने लगेगी तो आपको भी सब इंतज़ाम करने पड़ेंगे। लड़कियों का ध्यान रखना तो और भी मुश्किल होता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है पप्पू? अभी क्या पढ़ता है? पहली जमात में ही तो है। बड़ा समझदार है। मैंने कहा, मेरे भाई का बेटा है, आफत है आफत। न माँ की सुनता है न बाप की। थोड़ी देर बाद पप्पू को कंधे के साथ लटकाए दिलीप सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आया। दूसरे हाथ में रोटियों का डब्बा उठाए हुए था। पप्पू गहरी नींद सो रहा था। उसे देखकर दिलीप की पत्नी आगे बढ़ाई उसे बाहों में लेने के लिए। दोनों हाथ बढ़ा लिए। श्श, दिलीप फुसफुसाकर बोला, सो क्या है? मुझे इसी बात का डर था। बीना से झटक कर बोली, अभी अभी सोया है। दिलीप बच्चे को उठाई धीमी आवाज में कहने लगा, वर्मा जी कह रहे थे सारा वक्त टेलीविज़न पर आंखें जमाए बैठा रहा। घर के लोग खाना खाने के लिए उठ गए, लेकिन यह वहीं जमकर बैठा टेलीविज़न देखता रहा। हमसे कभी सीधी मुंह बात कर जाए तो मानो। दिलीप की पत्नी ने कलप कर कहा, मैं नहीं चाहती ये वहाँ जाया करे, पर क्या करें, एक दिन जाता है तो दूसरे दिन भी जरूर कहते हैं। हम तो टेलीविज़न नहीं देख रहे थे, तुम्हारा बेटा देख रहा था। फिर मेरी पत्नी की ओर देखकर बोली, अभी तो गहने बनवा रही थी, लेकिन दिल तो चिड़ी जितना छोटा है उनका। मेरी पत्नी ने मुझे इशारा किया कि थाली में से खिलौना निकाल लाऊं। मैं संकोच में बढ़ गया। इस समय खिलौना देना ठीक न होगा। घर लौटे समय चुपचाप खिलौने को बच्चे के सिरहाने रख देंगे। इससे माँ बाप को भी पता चल जाएगा कि हम खिलौने लाए हैं और बच्चा भी सुबह उठकर उसे देख लेगा। पर सहसा बच्चा जाग गया। दिलीप की पत्नी का भी दोष था। दिलीप उसे बिस्तर पर लिटा रहा था और उसकी पत्नी से नहीं रहा गया। वो बच्चे के बाल सहलाने लगी। सिर पर हाथ रखने की देर थी कि बच्चे ने माँ का हाथ पहचान लिया और आंखें खोल दी। देखा, तुमने जगा दिया, दिलीप फुसफुसाकर बोला। इसके साथ लाड प्यार करना हो तो छुट्टी के दिन कर लिया करो, बाकी दिन इसे पड़ा रहने दिया करो। फिर पप्पू को थपथपाते हुए बोला, सो जा पप्पू, देर हो गई है, कल सुबह स्कूल भी जाना है। और दिलीप ने पत्नी को इशारा किया कि वो सामने से हट जाए और पीछे और गहरे अंधेरे में चली जाए। उस समय बिजली आ गई। दरवाजे पर लगी बत्ती जलने लगी। बाहर सड़क की बत्तियां भी जल उठी, जिससे सारी छत पर रोशनी फैल गई। कुछ बत्ती के कारण और कुछ माँ के स्पर्श के कारण बच्चा जाग गया, आंखें खोल दी। पप्पू, दिलीप ने जोर से कहा, आंखें बंद कर ले बेटा, अब जागेगा तो जागने दो, न जीतों को रोटी खा लेगा। दिलीप ने तर्जनी मुंह पर रखते हुए फिर से कहा और बच्चे की करवट बदलकर उसका कंधा थपथपाने लगा। पप्पू जाग गया था, लेकिन बाप के डर से आंखें बंद किए लेटा था। कुछ हमें देख पाने का कुतूहल, कुछ माँ बाप से मिलने की उत्सुकता। वो खाट पर पड़ा पड़ा ही आंखें मिचमिचाने लगा। थोड़ी देर बाद अपने आप ही बोला, पापा, मैं आंखें खोल दूँ? हाय बेचारा, मेरी पत्नी के मुंह से निकल गया। श्श, दिलीप ने फिर एक बार कहा, पर बच्चा जाग गया था। अब उसे थपथपाने में कोई तुक नहीं थी। दिलीप खींच उठा, अब तुम ही से सुलाओ, मैं नहीं सुला सकता, दिन भर का भूखा है जी। अब जाग चुके हैं तो थोड़ा खा लेगा। तुमसे बिगाड़ रही हूँ, नहीं है, बिगड़ा कहाँ है, ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है। इस पर मेरी पत्नी को जाने क्या सोची, सबके सामने बोल दिया, दे दो न जी वो खिलौना जो हम पप्पू के लिए लाए हैं। खिलौने का नाम सुनते ही पप्पू की आंखों में चमक आ गई। तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया यार, दिलीप ने खींचकर कहा।
अब ये 11 बजे तक नहीं सोएगा। कोई बात नहीं, एक दिन वक्त पर नहीं सोया तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, तुम इसकी नींद को नहीं जानती यार, सुबह इसकी आँख खुलती ही नहीं। इसकी माँ सुबह 6 बजे से इसे जगाना शुरू करती है तो 7 बजे जाकर ये कहीं जागता है, मुंह पर छींटे डालता है, तब कहीं उठता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहते हुए मैंने खिलौना थैली में से निकाल दिया। खिलौना क्या था? एक मोटर कार थी जिसके साथ लंबी सी तार लगी थी। तार का दूसरा सिरा हाथ से लेकर बटन दबाओ तो मोटर खड़ी हो जाती थी, फिर से दबाओ तो चलने लगती थी। मोटर कार को देखकर पप्पू की आंखें फैल गईं। बीना ने मेरे हाथ से मोटर कार लेते हुए कहा, लो बेटा देखो, अंकल तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। इस पर एक हाथ फेर लो, फिर मुझे दे देना। खिलौना तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही सिरहाने रख दूंगी, सुबह उठकर ले लेना। पप्पू की आंखें खिलौने पर लगी थी, पर माँ बाप की डर के आगे हाथ नहीं बढ़ा रहा था। वीना ने खिलौने उसके हाथ में दे दिए। पप्पू उठकर बैठ गया। खिलौने के को हाथ में लेकर उसने हम दोनों की ओर बारी बारी से देखा, फिर खिलौने को छाती से चिपका लिया। उसकी उन नींदी आंखों में अभी भी खुमारी भरी थी। नहीं पप्पू, एक बार कह जो दिया, तुम केवल एक बार इस पर हाथ फेर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। पर पप्पू ने उसे और भी ज़्यादा जोर से खींच लिया। दे दो बेटा, अब खिलौना मुझे लौटा दो। शाबाश बेटा, पप्पू बहुत अच्छा बेटा है। दिलीप ने धीमी किंतु दृढ़ आवाज में कहा, इसे मैं अपने सिरहाने पर रख लूँ माँ। पप्पू ने शिथिल सी आवाज़ में कहा, नहीं पप्पू। दिलीप ने डांट कर कहा, मैं तुम्हें अपने आप कल दे दूंगा, अब तुम लेट जाओ। पप्पू की आंखों में जो क्षण भर पहले खिलौने के अंगन को सहला रही थी, दूरी सी आ गई, जैसे खिलौने की आकृति धुंधली पड़ने लगी हो। पप्पू के सारे शरीर में एक खुजली उठी और उसके खिलौने पर से हाथ खुद ब खुद हटा लिए। हम लोग अपनी खाट पर आके बैठ गए। वीना दूध ले आई और कटोरी पप्पू के मुंह को लगा दी। दिलीप ने बत्ती बुझा दी। सड़क की ओर से आने वाली रोशनी हमारे लिए बहुत थी, जिससे हम बैठकर खाना खा सकते थे। खिलौने को पप्पू के सिरहाने रख दिए थे तो क्या ठीक नहीं था? मेरी पत्नी ने धीमे से कहा। पप्पू इत्मीनान से उस पर हाथ रखे रखे सो जाता। नहीं बहन जी, वीना बोली, इससे वो सो नहीं पाता। पप्पू खिलौने के साथ बातें करने लगता है, फिर घंटों सो नहीं पाता। उसकी सारी नींद गायब हो जाती है। नन्हा सा बालक सफ़ेद कुर्ते और सफ़ेद पजामे में खाट पर लेटा बड़ा मासूम और निरीह सा लग रहा था। मुश्किल से खाट के 1/3 भाग को ही उसका नन्हा सा शरीर घेर पाया था। आपने सचमुच बच्चे को खूब सिखा रखा था। सिखाती नहीं तो काम कैसे चलता? वीणा बोली और उसे पप्पू के अनेक किस्से याद हुआ। पहले बड़ा नटखट हुआ करता था, आपको क्या बताऊं, चैन से बैठने ही नहीं देता था। जहाँ जाओ साथ जाने के लिए चिपक जाता था, एक एक चीज़ पर मचलने लगता था। अगर हम उस वक्त से ढील दे देते तो सचमुच बिगड़ जाता। कहते कहते वीना को कोई किस्सा याद हो आया। और जानती नहीं बहन जी ये कितना नटखट था। हमारे पिछले फ्लैट में जिसमें हम रहते थे एक छोटी सी कोठरी थी, तब ये छोटा सा था। हम इसे खटोले में डालकर बाहर से खटोले के दरवाजे के आर पार रस्सी बांध देते ताकि ये बाहर निकल नहीं सके, और ये बिल्कुल सा गांठ खोलकर बाहर आ जाता। एक बार इन्होंने कुछ नहीं तो 15 गांठ लगाई होगी और ये पूरी 15 गांठें खोलकर बाहर निकल आया। ऐसा था ये पप्पू, पर अब तंग नहीं करता। इस बार दिलीप ने धीमी आवाज में कहा, अपनी पत्नी को समझाते हुए, पप्पू के सामने उसकी तारीफ नहीं किया करो। मैंने पहले भी तुमसे कहा है, इससे वो मचल जाता है। फिर मेरी ओर देखकर बोला, अब सुबह फिर हाय तौबा मचेगी। अब साहबजादे सुबह 7 बजे जाग चुके। चिंता नहीं करो जी, अगर नहीं जागा तो खिलौने का नाम लेकर जगा लूँगी, इससे जल्दी जाग जाएगा। वीरा ने पति को ढांढस बंधाते हुए कहा। लगभग 9:30 बज रहे थे जब हम खाना खाने बैठे।
हड़बड़ी में खाना खाया, हड़बड़ी में ही उठकर घर के लिए रवाना हो गई। खड़ी देखी तो सारा तकल्लुफ भूल सीढ़ियों की ओर लपके। दिलीप बस तक छोड़ने साथ साथ आया। बस में बैठे तो पत्नी ने पूछा, कोई बात हुई तुम्हारी? क्या कहते थे? खाने पर क्यों बुलाया था? ज़्यादा बात नहीं हुई, वक्त ही नहीं था, पर फिर भी इधर आते हुए दिलीप ने जैसे मेरे कान में बात डाल दिए। क्या कहा? कहने लगा, वीणा बीएड करने का कोर्स करना चाहती है। अगर तुम अपने मामू से कहकर उसे दाखिला दिलवा दो तो 2 साल भर में वो बीएड कर लेगी। मेरी पत्नी चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, इतनी बड़ी बात के लिए खाने पर बुलाया था? ये तो तुम्हें खत में भी लिख कर बता सकते थे, तुम्हारे दफ्तर में टेलीफोन भी कर सकते थे। फिर मेरी ओर देखकर बोली, तुमने क्या कहा? मैंने कहा कोशिश करूँगा। पत्नी फिर चुप हो गई। दिलीप खुद भी बैंक के कोर्स में नाम लिखवाना चाहता है। उसकी क्लासेस शाम को लगती हैं, दफ्तर के बाद जाया करेगा। उसके लिए भी कह रहा था कि मामा जी से कहकर उसकी सिफारिश करवाऊं ताकि उसे दाखिला मिल जाए। दोनों दफ्तर भी जाएंगे और कोर्स भी करेंगे, तो पप्पू का क्या होगा? मैंने दिलीप से यही पूछा था। कहने लगा, पप्पू अब कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं, बड़ा हो गया है, धीरे धीरे और भी बड़ा हो जाएगा। अब पप्पू की वजह से कैरियर को ताक पर तो नहीं रखा जा सकता ना। यही दिन है जब कुछ किया कराया जा सकता है। बस खड़खड़ाती हुई अंधेरे में आगे बढ़ती जा रही थी। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।